नमस्कार। आप सभी का एक्सप्रेस क्योर चैनल पर स्वागत है। एक्सप्रेस क्योर भारत की पहली कंपनी है जो देश भर में हेल्थ वर्कर्स को जोड़ रही है, उनके महीने की इनकम को सुनिश्चित कर रही है, उनके मरीजों का नेटवर्क बढ़ा रही है ताकि उनके मरीज शहर के अच्छे डॉक्टर्स से कम दामों में या बिना किसी फीस के इलाज करवा सके। और इसमें हमारे डॉक्टर्स का उतना ही सहयोग है। हमारी लेट्स क्योर भारत की इस कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर जिबिन जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मानसिक अस्थिरता के लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम उनको पहचानें ताकि हम अपने मरीजों का डॉक्टर से सही समय पर इलाज करा सकें। डॉक्टर मोहाली से, उनके पास 11 साल का एक्सपीरियंस है और प्रेजेंटली वो NU लाइफ हॉस्पिटल मोहाली में प्रैक्टिस करते हैं। वेलकम डॉक्टर जिबिन। मानसिक तनाव और अकेलापन दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में, स्पेशली कोविड के टाइम पर, हमारे भारत के हर घर को काफी तेजी से जकड़ा और ऐसा जकड़ा कि उसकी परछाई अभी भी कई घरों में दिखाई देती है। तो ये मानसिक अस्थिरता है क्या, क्यों हम लोग ये फेस कर रहे हैं और क्या हम इसके लक्षणों को पहचान भी पा रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालें प्लीज। नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम डॉक्टर जिबिन बाबू है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। करेंटली मैं मोहाली के एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। उससे पहले आई वाज वर्किंग इन केरला। तो आज हम देखेंगे कि कौन से वो लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कोई मानसिक बीमारी है और उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगा। आपको बस 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। 4 मेन चीज़ें होती हैं। पहले मैं इन 4 चीज़ों का नाम बता दूंगा आपको, फिर हम उन्हें एक एक चीज़ करके डिटेल में समझेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है जो हम बोलते हैं थॉट्स। थॉट्स का मतलब होता है पेशेंट का सोच या विचार। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है मूड। मूड का मतलब पेशेंट का मन। पेशेंट का मन कैसा है, दुखी है या खुश है या फिर उदास है। ठीक है। तीसरी चीज़ है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है पेशेंट क्या महसूस कर रहा है। और चौथी चीज है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब पेशेंट का स्वभाव या पेशेंट का व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति। तो जैसे मैंने बोला, पहली 3 चीजें जो होते हैं मूड, थॉट और परसेप्शन, ये हम पेशेंट से खुद पूछ के उसके बारे में पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपका मन कैसे था, या आपके सोच विचार में कोई बदलाव आया है क्या पिछले कुछ दिनों से, या आपके महसूस करने में कोई फर्क आया है। ठीक है जी। और जो चौथी चीज़ है, जो बिहेवियर, ये हम पेशेंट से नहीं पूछेंगे, बल्कि हम उनके फैमिली मेंबर्स से पूछेंगे या उनके दोस्तों से पूछेंगे कि क्या आपने पेशेंट में पिछले कुछ दिनों में कोई बिहेवियर में कोई चेंज देखा है। अगर देखा है तो क्या देखा है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि पेशेंट में इन 4 चीज़ों में कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं। पहले हम डिस्कस करेंगे थॉट्स के बारे में। जैसे मैंने बोला, थॉट्स का मतलब है पेशेंट के सोच और विचार। अब देखिए, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग थॉट्स के लक्षण होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने शिज़ोफ्रेनिया के बारे में सुना होगा। ये एक गंभीर साइकेट्रिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स को डेल्यूशंस होते हैं। अब डेल्यूशन का मतलब ये है कि पेशेंट को जो गलत बात है वो सही लगता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि कोई भी गलत चीज़ें हैं, पेशेंट को वो सही लगता है। अभी उनको अगर उनके घर वाले या दोस्त कोई भी आके बताएं कि ये गलत है, सही नहीं है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब इसके लिए मैं एग्जांपल्स देता हूँ। एक डेल्यूशन होता है डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है
पेशेंट को लगता है कि सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने देखा कि दो लोग दूर में कुछ बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उनके बारे में बात कर रहे हैं या उनकी निंदा कर रहे हैं या उन पर हंस रहे हैं, तो ऐसी सोच आते हैं। दूसरा होता है डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन मतलब परसिक्यूशन का मतलब होता है, देखिए कोर्ट में आपने देखा होगा जज क्रिमिनल्स को परसिक्यूट करते हैं या फिर पनिश करते हैं, तो वैसे ही पेशेंट को ऐसा ख्याल आता है कि लोग उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके खाने में कुछ जहर मिलाया है या फिर जो पानी पी रहे हैं उसमें कुछ जहर मिलाया है, तो ऐसे ख्याल आते हैं पेशेंट को। तो ये हो गए डेल्यूशन। ये डेल्यूशन सिर्फ शिज़ोफ्रेनिया में नहीं होते हैं, अलग अलग मानसिक बीमारियों में होते हैं। एक मानसिक बीमारी है मेनिया। मेनिया में भी डेल्यूशंस होते हैं, पर अलग तरीके के डेल्यूशंस होते हैं। उसमें होता है डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब है पेशेंट को लगता है कि उनको कुछ पेशेंट को लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा पैसे हैं या वो बहुत ज़्यादा बड़े आदमी हैं। कुछ को ऐसे भी लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जबकि वो वैसे कुछ है नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा ताकत है, भगवान जैसे ताकत है। कुछ पेशेंट्स को ये भी लगता है कि वो खुद भगवान है। आपने देखा होगा विलेजेस में जब पेशेंट्स ऐसे बात करने लगते हैं कि उनमें माता आ गई है, वो बहुत ताकतवर है, तो उनको मंदिर ले जाया जाता है या फिर कोई दरगाह में लेकर जाया जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेना चाहिए, क्योंकि उनको मेनिया की बीमारी होती है। अब एक और बीमारी है जो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में भी डेल्यूशंस होते हैं। उसमें भी जो डेल्यूशंस है उसका नाम होता है निहिलिस्टिक डेल्यूशंस। इस डेल्यूशंस में क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है या कुछ दिनों में ये पेशेंट मर जाएगा, ऐसे ख्याल आते हैं, या उनको लगता है उनका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग टाइप के डेल्यूशंस होते हैं। डिप्रेशन में और भी थॉट्स आते हैं जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स का मतलब ये होता है पेशेंट्स को ख्याल आते हैं कि उनके फ्यूचर में कुछ रखा नहीं है, उनका फ्यूचर मतलब अच्छा नहीं जाएगा, या फिर उनको लगता है उनमें कोई टैलेंट नहीं है, वो बिल्कुल बेकार हैं। तो ऐसे ख्याल आते हैं। और जब ये बहुत सीवियर होता है, सीवियर डिप्रेशन में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, जिसमें पेशेंट को लगता है कि मैं जिंदा हूँ, मर जाऊंगा तो बेटर है, और वो कभी कभी सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करते हैं। तो ये होता है नेगेटिव थॉट्स। दूसरी एक बीमारी है जिसे हम बोलते हैं ओसीडी। ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट्स को ऐसे ख्याल आते हैं कि उनके हाथ पैर मतलब साफ नहीं, और वो बार बार बाथरूम जाते हैं, हाथ पैर साफ करते हैं, साबुन डाल के साफ करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद फिर से उनको वही ख्याल आते हैं। ये रिपीटेड पूरे दिन में उनको आते रहते हैं कि उनके हाथ पैर साफ नहीं। कुछ लोगों को ऐसे ख्याल आते हैं कि दरवाज़ा बंद नहीं, तो वो बार बार जाके चेक करते हैं कि दरवाज़ा बंद है या खुला है, फिर वो बंद कर देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से उनको वही ख्याल आते हैं। तो ये ज़्यादातर ओसीडी पेशेंट्स में होता है। फिर एक और बीमारी है फोबिया बोलते हैं जिसमें। इसमें पेशेंट क्या करते हैं, इनको ख्याल आता है कि उनको ज़्यादातर डर रहता है, वो बाहर निकलते नहीं हैं। उनको लगता है कि अगर वो लिफ्ट में जाएंगे तो शायद लिफ्ट बंद हो जाएगी, फिर वो लिफ्ट में अटक जाएंगे, या फिर वो बाहर जाएंगे कोई क्या बोलते हैं क्राउड में अगर वो फंस गए तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसकी वजह से वो घर पे ही रहते हैं, ज़्यादा बाहर निकलते हैं। तो ये हुए थॉट्स के प्रॉब्लम्स। तो इसमें से कोई भी थॉट्स के प्रॉब्लम्स किसी भी पेशेंट को हो सकता है, ठीक है जी। दूसरे हम बात करेंगे मूड। मूड का मतलब है पेशेंट का मन। देखिए, जो हम सोचते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है पेशेंट के इमोशंस को लेके, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट में ये ख्याल आते रहते हैं कि कोई उनके बारे में बात कर रहा है या कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से उनकी मन ज़्यादातर एक डर में रहता है, या फिर घबराहट रहती है, और या फिर उनको बहुत ज़्यादा वहम या क्या बोलते हैं शक रहती है। बाकी मेनिया के पेशेंट्स में ज़्यादातर दो तरह के पेशेंट्स होते हैं मेनिया में। एक टाइप ऑफ पेशेंट में मेनिया में ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब बिना वजह के खुश रहते हैं। कभी कभार घर पे
किसी का डेथ हो गया होता है, उस वक्त भी ये पेशेंट खुश रहते हैं। तो इनको पता नहीं रहता है कि किस टाइम में खुश रहना है, किस टाइम पे सैड रहना है, ये हर वक्त खुश रहते हैं। आपने देखा होगा लोग ऐसे पेशेंट को बोलते हैं ये पागलों जैसे हंसता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट बिना वजह से हंसते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक टाइप के मेनिया पेशेंट हो गए। दूसरे टाइप के मेनिया पेशेंट हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो दूसरों को गाली गलौज करते हैं, बहुत ऊंची आवाज में उनसे बात करते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ मेनिया पेशेंट है। तीसरे आते हैं डिप्रेशन के पेशेंट। डिप्रेशन के पेशेंट्स जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, ये पेशेंट हमेशा उदास रहते हैं, इनका मन हमेशा उदास रहता है, ये ज्यादा रोते रहते हैं। तो इनका कुछ ज्यादा खुशी नहीं रहती है, जब भी आप उन्हें देखें बहुत उदास मायूस सा रहते हैं। चौथा होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स, जो ओसीडी के हैं, फोबिया के हैं। तो इन पेशेंट्स में ज्यादातर घबराहट होती है, दुखी नहीं होते हैं, घबराहट होती है। घबराहट और डर, इनका मन ज्यादातर इस दोनों सिम्टम्स में रहते हैं। और ये डर शिजोफ्रेनिया जैसे डर नहीं है। इस डर में इनको खुद पता चलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मतलब इस घबराहट होती रहती है, ये इनके कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है जी। तो ये हुआ मूड के बारे में। तीसरा जो मैंने बताया था वो है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है महसूस करना। आप सब इंद्रियां के बारे में जानते होंगे। इंद्रियां मतलब सेंसेस, ठीक है। 5 सेंस होते हैं। देखने का एक सेंस होता है, सुनने का एक सेंस होता है, सूंघने का सेंस होता है, टेस्ट करने का सेंस होता है और फीलिंग का सेंस होता है। ये 5 इंद्रियां होती है। जब इसमें कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तब भी ये मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, जब वो रोड में चलते हैं, नशे में धुत हैं और रोड में चलते हैं, अगर उन्हें कोई रस्सी भी दिख जाए उन्हें वो सांप लगता है। तो इसे हम इल्यूशन कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा होता है हैलुसिनेशन। ये भी एक परसेप्शन की ही प्रॉब्लम है, हैलुसिनेशन। इसके बारे में आपने सुना होगा हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन का मतलब है जो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट आपने सुना होगा, वो बताते हैं आपको कि मुझे कान में कुछ सुनाई दे रही है। वैसे तो पास में कोई आवाज या कुछ नहीं होता, फिर भी पेशेंट बताते हैं कि मुझे कान में कुछ सुनाई दे रही है। तो वही होता है हैलुसिनेशन। कुछ भी नहीं होता है, फिर भी पेशेंट को महसूस होता है, ठीक है जी। तो ये ज्यादातर शिजोफ्रेनिया या फिर गंभीर साइकेट्रिक बीमारियों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो चीज नहीं है वो दिखाई देता है, जो आवाज नहीं है वो सुनाई देता है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं। लास्ट और बट नॉट लीस्ट जो मैं बोलना था, बिहेवियर का मतलब है पेशेंट के स्वभाव कैसा है, उनका बर्ताव कैसा है दूसरों के प्रति। तो ये भी जैसे मैंने बोला, ये हम पेशेंट से नहीं पूछेंगे, ये हम पेशेंट के बाईस्टैंडर्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उनसे पूछेंगे कि आपने कोई प्रॉब्लम्स क्या पेशेंट ने नोटिस किया है, कोई भी चेंजेस नोटिस किया है। देखिए अभी फॉर एग्जांपल शिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, जैसे मैंने बताया आपको, वो बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरते हैं। जैसे उनको आवाजें सुनाई देती है, उनको शक रहता है कि कोई उन्हें मारने वाला है। तो ज्यादातर उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो बहुत क्या बोलते हैं, बड़े गुमसुम सा रहते हैं, खोया रहते हैं, अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं। 2 वर्ल्ड में रहते हैं, एक तो नॉर्मल वर्ल्ड जिसमें हम सब रहते हैं उसमें रहते हैं, और उनके ख्यालों की दुनिया जो होती है उसमें भी रहते हैं। तो अगर आप उनके फैमिली मेंबर से पूछेंगे तो फैमिली मेंबर्स बताएंगे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या करता है, हमेशा खोया रहता है, अजीब बातें करता है, अपने ही दुनिया में रहता है, ऐसे बात करेंगे फैमिली मेंबर्स। दूसरे होते हैं डिप्रेशन के पेशेंट। ये डिप्रेशन के पेशेंट यूजुअली उनमें सोशल विड्रॉल दिखता है। सोशल विड्रॉल का मतलब है ये किसी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं, फ्रेंड्स के साथ नहीं मतलब बात नहीं करते हैं, अगर काम पे जाते हैं तो भी वहाँ पे कोलीग्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये भी क्या बोलते हैं, अलोन रहना पसंद करते हैं। तीसरे होते हैं मेनिया पेशेंट्स। मेनिया पेशेंट्स डिप्रेशन के
टोटली ऑपोजिट रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कभी कभी आप इनको क्या बोलते हैं, नाचते हुए दिखेंगे, या फिर गाना गाते हुए दिखेंगे, या फिर ये बहुत क्या बोलते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं। तो मेनिया पेशेंट्स थोड़े हाइपर रहते हैं। बाकी फिर होते हैं फोबिया के पेशेंट्स। फोबिया के पेशेंट्स ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो सिचुएशंस अवॉइड करते हैं, जैसे उन्हें बाहर जाना हो, या कुछ क्लास में प्रेजेंटेशन देना हो, या फिर उन्हें कुछ लोगों के सामने बात करना हो। ऐसे सिचुएशंस वो अवॉइड करते हैं, वो घर पे ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ों में, जैसे मैंने बोला, मूड, थॉट्स, परसेप्शन और बिहेवियर, इन्हीं 4 चीज़ों में आपको देखना है कि कोई भी चेंजेस हो, किसी में भी कोई भी चेंजेस हो जिससे पेशेंट की पर्सनल लाइफ या सोशल लाइफ अफेक्ट हो रहा है, तो इन्हें ज़रूर आप एक साइकेट्रिस्ट को रेफर कर सकते हैं। इनके अलावा जो ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है, जो नशे का प्रॉब्लम है, जैसे अल्कोहल हो गया, या स्मोकिंग हो गया, या फिर फुकी, अफीम, चिट्टा जो बोलते हैं, गांजा जो बोलते हैं, इसका कोई भी एडिक्शन हो, इनको भी साइकियाट्रिस्ट को ही दिखाना है। तो यही था, मैं थोड़े ब्रीफ में मैंने आपको बताया। बाकी आपको कोई भी डाउट हो साइकियाट्रिक बीमारियों के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, आप पूछ सकते हैं। आपने काफ़ी सारी परसेप्शंस और बिहेवियर्स, मूड, व्यवहार, हाँ जी, इन सब के थॉट्स के बारे में बताया, जो ज़्यादातर हम अपने आसपास के लोगों में महसूस करते हैं। हाँ जी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनका कोई भी सवाल है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके वो सवाल पूछ सकते हैं। एंड इससे पहले कि लोग भी सवाल पूछें, कुछ लोगों ने अपने सवाल हमें पहले से दिए थे, जिनसे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मानसिक अस्थिरता किसी एज ग्रुप का पात्र है, कि 30 से 40 साल की उम्र में ही लोगों को होगा, या कोई एज स्पेसिफिक फाउंडेशन है इसका, या ये किसी भी उम्र में लोगों को हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मानसिक बीमारी किसी भी एज ग्रुप में अफेक्ट कर सकता है। जैसे बच्चों में आपने देखा होगा, बच्चों में भी शिजोफ्रेनिया हो सकता है, या चाइल्डहुड डिप्रेशन हो सकता है, या ओसीडी हो सकता है। और बच्चों में और टाइप्स के मानसिक बीमार हैं, जैसे कि कुछ बच्चों में जो हम बोलते हैं बहुत शैतान होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, उसे हम कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। ये सिर्फ बच्चों में देखा जाता है। देखिए, कुछ शैतानी तो सब बच्चों में होता है, बस इन बच्चों में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शैतानी होती है, और पेरेंट्स की बात बिल्कुल मानते नहीं हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसी सारी चीज़ें देखी जाती है बच्चों में। कुछ बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। नाम से जैसे मैं बोला, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह पे बैठते नहीं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। तो ये भी बच्चों में देखा जाता है। और ओल्ड एज में भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो मैंने बताए थे, डिप्रेशन, सारे हो सकते हैं। इसके अलावा उनमें एक बीमारी होती है जो डिमेंशिया बोलते हैं। इसमें जो भूल जाने की बीमारी होती है, ये ज़्यादातर हम ओल्ड एज में देखते हैं, आफ्टर 60s। तो ये भी मतलब ओल्ड एज में दिखाई देता है। तो ये सारे जो साइकेट्रिक इलनेस हैं, कोई भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। ये नहीं कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप, किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर दिस आंसर। तो जैसे आपने बोला कि किसी भी एज ग्रुप में पेशेंट्स को ये हो सकता है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट गुमसुम है तो ही उसको वो मानसिक रूप से अस्थिर है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो हंस रहा है, बोल रहा है हम सबके साथ, लेकिन तभी भी वो अनस्टेबल हो मानसिक रूप से? जो भी मैंने सिम्टम्स आपको बताए, ये किसी भी नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है। जैसे कोई भी इंसान अगर कुछ उनके लाइफ में कुछ बुरा हो गया तो वो उदास हो सकते हैं, कोई भी अच्छा इंसिडेंट हो गया तो खुश हो सकते हैं। पर ये नॉर्मल इंसान में और साइकेट्रिक पेशेंट में ये फर्क है कि साइकेट्रिक पेशेंट्स में ये सिम्टम्स कंटिन्यूस रहता है, सुबह से शाम तक ये दुखी रहते हैं, और बहुत ज़्यादा होता है। कुछ पेशेंट्स में इतना ज़्यादा होता है कि उनको सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, और लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है। ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए, हफ्ते, महीने, सालों तक रहता है सिम्टम, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो यही मेन फर्क है नॉर्मल इंसान और पेशेंट्स में, कि पेशेंट्स में ये
बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए रहता है ये सिम्टम्स। तो इससे हमको, इसीलिए जब भी हम पेशेंट से पूछते हैं तो हमको पूछना है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एक दिन में ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ एक दिन है तो शायद उनको मानसिक बीमारी है नहीं, तो वैसे पूछना चाहिए। अगला सवाल जो हमें पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो दवाई हम मरीजों को देते हैं, या वो शॉर्ट ड्यूरेशन का इलाज रहता है या वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का इलाज रहता है साइकेट्रिक पेशेंट्स का। जैसे डिप्रेशन हो गई या एंजाइटी डिसऑर्डर हो गए, इनके लिए यूजुअली ट्रीटमेंट शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जैसे 3 महीने या 6 महीने, उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट लेनी नहीं होती है। एक बार सिम्टम्स बेटर हो गया फिर हम दवाई धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बोला, शिज़ोफ्रेनिया या कुछ गंभीर साइकेट्रिक बीमारियां हैं जैसे डेल्यूशनल डिसऑर्डर हो या डिमेंशिया हो, इसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा लेना होता है, क्योंकि इन बीमारियों का ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हम दवाई बंद कर दें तो ये वापस आने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हम दवाई थोड़ा लंबा ड्यूरेशन के लिए देते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा साल भी लेना पड़ता है जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो। तो दवाई तभी बंद करते हैं जब 1-2 साल के लिए वो बिल्कुल सिम्टम फ्री रहे, तभी हम दवाई बंद करते हैं। एक सवाल हमारे पास और आया है कि हमारे डॉक्टर मित्र ये जानना चाहते हैं कि मरीज तो आते हैं उनके पास, उनको समझाने में क्या चीज़ उनको समझाना चाहिए, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन करवाना भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग डरते हैं, स्पेशली मरीज या उसके परिवार वाले डरते हैं। हेल्थ वर्कर्स ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो उस मरीज के परिवार को समझा सके या क्या चीज़ वो कह सकते हैं ताकि उनके मरीज को सही इलाज मिल सके। हाँ, देखिए ये सिचुएशन हम भी फेस करते हैं। हम जब हम पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर दूसरे डॉक्टर्स जब हमको रेफर करते हैं तो पेशेंट्स बहुत हेसिटेंट रहते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा टबू रहता है कि साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है, लोग क्या कहेंगे, तो ये सच सोच होता है। तो इन सबको यही बात करना है, जैसे हमको कोई भी बीमारी हो, जैसे फिजिकल बीमारी है, फीवर है या कुछ क्या बोलते हैं, कोई भी मलेरिया हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, तो उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तभी ये बीमारी ठीक होता है। वैसे ही साइकेट्रिक बीमारी का भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन होगा। इससे आपका पर्सनल लाइफ इफेक्ट होगा, फैमिली लाइफ इफेक्ट होगा, वर्क लाइफ इफेक्ट होगा। तो बेहतर होगा कि जैसे आप फिजिकल हेल्थ की ख्याल रखते हैं वैसे ही आपकी मानसिक हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है, और उसका ट्रीटमेंट समय समय पर लेना चाहिए। और आज के वर्ल्ड में हर कोई किसी ना किसी टाइप के साइकेट्रिक इलनेस से जूझ रहा है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो अवेयर रहें और जब भी उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो साइकेट्रिस्ट का हेल्प लें। 2 सवाल हमारे पास चैट में आए हैं। पहला ये आया है कि आजकल गांव में सोसाइटल अटेम्प्ट्स काफ़ी न्यूज़ में आते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या? इनकम ऑफ द फैमिली जो, क्या ये एक मेजर रीज़न है? नहीं तो क्या मेजर रीज़न है विलेजेस में सोसाइटल अटेम्प्ट्स का? यस, इनकम ज़रूर एक मेजर प्रॉब्लम है। इनकम से ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि क्या बोलते हैं, जॉब नहीं रहना, जॉबलेसनेस। ठीक है कि मोस्ट पेशेंट्स के लिए एक जॉब नहीं रहना, इनकम नहीं रहना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, और उसकी वजह से उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और डर लगता है। उनको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ होगा नहीं, और इससे जब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तब पेशेंट्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल साइड में ही सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, अर्बन एरियाज में भी पेशेंट्स होते हैं। देखिए, डिप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पुअर पेशेंट्स में होता है, इसमें अलग अलग रीज़न होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को जेनेटिक भी होता है, जो फैमिली अगर उनके फैमिली में किसी को डिप्रेशन था तो फैमिली में पास होता है। तो अलग अलग रीजंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पुअर पेशेंट्स में होता है। यूजुअली जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स रहते हैं वो सबसे सीवियर डिप्रेशन में होता है। जब डिप्रेशन जब इनिशियली डिप्रेशन होता है, पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेता है और धीरे धीरे वो बहुत सीवियर हो जाता है, तब ही पेशेंट्स सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। तो इसीलिए
ज़रूरी ये है कि जल्द से जल्द, जब भी आपको लगता है कि आपके ऐसे मानसिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जल्द से जल्द आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ये सारा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। संदीप सोनी जी ने हाथ उठाया है। संदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए रे। बताइए। इसमें यूजुअली देखा गया है ऐसा, जैसे हमने अपने आसपास के करीब के कई पेशेंट को ऐसा देखा है कि अगर वो मतलब स्लो स्पीड के, जैसे लोगों को देख के डर लगना, घबराना, इस तरह का मतलब सिम्टम उनके में रहता है। लेकिन कई बार वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेते लेते मतलब स्पीड में आ जाते हैं, कहने का मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो कि जो है मतलब एक पता ही नहीं चलता है कि मतलब एकदम डरने वाला व्यक्ति एकदम से इतना फ्रैंक कैसे हो सकता है। तो ये क्या मतलब जो है ये बीमारी का मतलब साइड इफेक्ट है, या जो उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है ये उसकी वजह से ऐसा हो पाता है? ज़्यादातर वैसे होते नहीं है, क्योंकि देखिए जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, जैसे जो बीमारी की बात आप कर रहे हैं वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में होता है या फोबिया में होता है। फोबिया स्पेशली सोशल फोबिया में होता है। सोशल फोबिया में क्या होता है, पेशेंट्स को सोशल सिचुएशंस में, जैसे किसी से बात करना हो या कोई मीटिंग में बात करनी हो, तो उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, हाथ कांपने लगता है, धड़कन तेज हो जाता है, तो ऐसे सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये इसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसके लिए जो दवाई होती है, इससे ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पहली बात तो आपको समझना होगा कि कैसे होता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर ब्रेन में थोड़े न्यूरोकेमिकल्स बोलते हैं हम, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, तो उनकी कमी की वजह से होता है। तो जिस दवाई से, जो भी हम दवाई देते हैं, ये इस लेवल्स को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि इनका एंग्जाइटी कम हो जाए। तो जैसे आप बोल रहे थे ज़्यादा, वो वैसे तो होता नहीं है, यूजुअली पेशेंट नॉर्मल हो जाते हैं। पर अगर आपको लग रहा है ज़्यादा हो तो डिफरेंट इशू है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो अलग साइकेट्रिक इशू है। बट दवाइयों से ऐसे हाइपर नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिप्रेशन के पेशेंट को अगर आप दवाई देंगे, वो मेनिया नहीं हो जाते हैं, डिप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं, बस वो हाइपर नहीं होते हैं। तो यूजुअली ऐसे होता नहीं। एक सवाल इसी से रिलेटेड आया है हमारे पास कि जो दवाइयाँ पेशेंट्स लेते हैं, स्पेशली जब वो साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं, क्या वो दवाइयाँ पेशेंट्स के लिए एडिक्टिव होती हैं, या फिर ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं कि उनके पेशेंट्स के लिए एडिक्टिव वो मेडिसिन हो जाती हैं लाइफ लॉन्ग के? देखिए, ये बहुत सारे पेशेंट में ये थॉट रहता है कि वो साइकेट्रिक मेडिसिन से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है दवाई के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि क्या बोलते हैं, एडिक्शन, जैसे दवाई से एडिक्ट हो जाएंगे। तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए जो दवाई हम देते हैं वो बहुत, कोई भी दवाई आप ले लें, सिर्फ साइकेट्रिक बीमारियों के नहीं, कोई भी फिजिकल बीपी की दवाई हो या शुगर की दवाई हो, सारी दवाइयाँ अगर जो डोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके ऊपर आप लेंगे तो साइड इफेक्ट हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है। तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि डॉक्टर ने जिस डोज पे दिया है उसी डोज पे लें, ज़्यादा ना लें। और जब दवाई ख़त्म हो जाएगी, बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, वो फिर डॉक्टर को मिलते नहीं है, वो डायरेक्ट फार्मेसी जाते हैं और वहीं से दवाई मंगा लेते हैं। तो वो भी नहीं करना चाहिए, उनको वापस डॉक्टर के पास आना है। तो डॉक्टर उनको एनालाइज करेंगे और उनके अगर सिम्टम्स कम हो गए तो दवाई भी उसके हिसाब से वो कम करेंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि दवाई धीरे धीरे उनको कम करते जाना है। जैसे उनके सिम्टम्स बेटर हो रहे हैं, दवाई धीरे धीरे कम करते जाना है। ये तभी होगा अगर वो डॉक्टर को रेगुलरली मिलें। जब भी दवाई खत्म हो जाएगा, डॉक्टर से मिलें, काउंसलिंग लें, तो दवाई भी कम होके बंद कर पाएंगे। एडिक्शन की कोई बात नहीं। चार पे हमारी इससे कि इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत लो है, तो क्या एज अ कंट्री हम बहुत अनहैप्पी हैं? आपका क्या स्टेट है इसमें? आई वुड से नॉट जस्ट इंडिया, एनी कंट्री, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, तो पार्टली लोगों का जो पहले क्या होता था, लोग बहुत कम डिमांड्स होते थे, ठीक है जी। अगर उनका घर बन गया या फिर गाड़ी हो गई तो उनके हैप्पीनेस उसी में सिमट जाता था। तो आजकल एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं लोगों को, अगर घर भी हो, कार भी हो, पर भी उनके डिमांड्स कम नहीं होते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीड थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली
एक के बाद दे वांट मोर एंड मोर, एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू अचीव इतने सारे उनके जो एम्बिशंस अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लेवल पे उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है, सैडनेस होती है। तो वो एक है। दूसरा है दे फील बहुत करप्शन हो रहा है, तो एक लेवल दे लुक अराउंड, दे फील देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन अराउंड देम, तो उनको एक लेवल का डिससैटिस्फैक्शन है जो बाहर की दुनिया, और बहुत इनइक्वालिटी है। वो देखते हैं कि बहुत रिच लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, और एक लेवल पे बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं। तो इस इनइक्वालिटी की वजह से भी बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट है लोगों को। उनको लगता है उनमें टैलेंट है, उनमें सारे चीज़ें हैं जो सक्सेस होने के लिए है, पर वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता है, थोड़ा सैडनेस रहता है। पर ये चीज़ें सिर्फ इंडिया में नहीं, हर कंट्री में होता है। तो आई वोंट से दैट इट्स स्पेसिफिकली फॉर इंडिया। डॉक्टर जिबिन जी ने इस सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई कि कैसे थॉट्स, मूड, परसेप्शंस और बिहेवियर, इनके सिम्टम्स को हमें, हमारे डॉक्टर मित्रों को अपने मरीजों में आइडेंटिफाई करना है रेगुलर बेसिस पर, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको सही डॉक्टर कंसल्टेशन लेना है, ना कि किसी भी फार्मेसी या खुद से कोई दवाई देनी है, क्योंकि हर मेडिसिन का अपना एक इम्पैक्ट, एक इफेक्ट है पेशेंट पे, और पेशेंट की स्टेज के बेसिस पे ही डॉक्टर निर्णय लेते हैं कि उनको कौन सी दवाई देनी है और कैसी देनी है। थैंक यू डॉक्टर जिबिन, आपने इतना अपना कीमती समय निकाला